जब एक किसान अपनी ही फसल के बर्बाद होने पर मातम मनाने के बजाय चैन की नींद सोने की दुआ मांगे तो समझ लीजिए कि व्यवस्था हार चुकी है। संध्या का समय था, लेकिन हल्कू के घर में उजाले से ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ था। यह अंधेरा दिए की कमी का नहीं, बल्कि आने वाली मुसीबतों का था। सहना दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था और उसकी आवाज़ में वो सख्ती थी जो केवल एक कर्जदाता की हो सकती है। हल्कू ने अपनी पत्नी मुन्नी की ओर लाचार नज़रों से देखा। उसने बड़ी मुश्किलों से पेट काट कर एक एक पैसा जोड़कर 3 रुपए जमा किए थे। यह सिर्फ कागज़ के टुकड़े नहीं थे, यह हल्कू की उम्मीद थी कि इस बार पूस की कड़ाके की ठंड में उसे बिना कंबल के नहीं ठिठुरना पड़ेगा। सहना आया है, हल्कू ने दबे स्वर में कहा। लाओ, वे 3 रुपए दे दूं, गला तो छूटे। मुन्नी जो झाड़ू लगा रही थी ठिठक गई। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ उभर आए। उसने कड़े स्वर में कहा, नहीं दूंगी, कंबल कहाँ से आएगा? क्या पूस की रात में वहाँ खेत पर तकदीर लड़ाओगे? कह दो, फसल पर दे देंगे। हल्कू कुछ पल चुप रहा। वह जानता था कि मुन्नी सही कह रही है। बिना कंबल के आधी रात को खुले आसमान के नीचे खेत की रखवाली करना अपनी जान जोखिम में डालना है। लेकिन दूसरी तरफ सहना की गालियाँ और उसका अपमान था। हल्कू के लिए अपनी गरीबी से ज़्यादा अपनी इज्जत भारी पड़ रही थी। वह मुन्नी के पास जाकर खुशामद करने लगा। उसने अपनी बेबसी को एक दार्शनिक ढाल बनाया। अंततः मुन्नी की ममता हार गई और उसकी चिंता जीत गई। उसने वे 3 रुपए निकाल कर हल्कू के हाथ पर ऐसे रख दिए जैसे वह अपना कलेजा निकाल कर दे रही हो। उसके मन में यह टीस थी कि इतनी मेहनत के बाद भी वे बस मजदूरी कर रहे हैं। खेती तो जैसे सिर्फ लगान और कर्ज चुकाने का जरिया बन गई है। हल्कू वे रुपए लेकर बाहर चला गया। उसके कदम भारी थे। उसने कंबल की गर्माहट को सहना के गाली गलौज से बचने के लिए कुर्बान कर दिया था। वह जानता था कि अब उसके पास ठंड से लड़ने के लिए सिर्फ उसकी पुरानी चादर और उसकी फटी हुई किस्मत ही बची है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी का यह दूसरा खंड सबसे अधिक मार्मिक है, जहाँ प्रकृति अपनी निष्ठुरता के चरम पर है। यहाँ हल्कू का संघर्ष केवल गरीबी से नहीं, बल्कि हाड़ कपा देने वाली उस ठंड से है जो इंसान के अस्तित्व को चुनौती देती है। रात का गहरा सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। आकाश पर तारे भी मानो ठंड से ठिठुर रहे थे और उनकी रोशनी में वह चमक नहीं थी। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख, गन्ने के पत्तों की एक छतरी नुमा मड़ैया के नीचे बैठा था। उसके पास ओढ़ने के नाम पर सिर्फ एक पुरानी फटी हुई चादर थी, जो इस बर्फीली हवा के सामने कागज के टुकड़े जैसी लग रही थी। उसके पैरों के पास उसका वफादार साथी कुत्ता ज़बरा कू कू कर रहा था। वह भी ठंड से बेहाल था और अपना मुंह अपने पेट में सिकोड़कर बैठने की कोशिश कर रहा था। क्यों ज़बरा, जाड़ा लग रहा है? हल्कू ने पूछा, जैसे ज़बरा उसकी बात समझता हो। मैंने तो कहा था कि घर पर पुआल में सोए रहो, पर तुम्हें यहाँ आना था। अब झेलो यह ठंड। मैं क्या करूँ? यहाँ कंबल तो है नहीं जो तुम्हें उड़ा दूँ। ज़बरा ने पूँछ हिलाई और एक धीमी आवाज़ निकाली, जैसे वह कह रहा हो कि वह हल्कू को अकेला छोड़कर कैसे रह सकता था। हल्कू ने अपनी चिलम सुलगाई। उसे पता था कि यह धुआं पेट की आग को तो नहीं बुझा सकता, लेकिन दिमाग को कुछ पल के लिए सुला ज़रूर देगा। उसने एक गहरा कश लिया और चादर को और कसकर लपेट लिया, लेकिन ठंड सुई की तरह उसकी हड्डियों में चुभ रही थी। वह कभी घुटनों को छाती से चिपकाता तो कभी करवट बदलता, पर राहत कहीं नहीं थी। उसने ज़बरा को उठाकर अपनी गोद में सुला लिया। उस वक्त उसे कुत्ते के शरीर से आने वाली गंध महसूस नहीं हुई। उसे तो बस उस बेज़ुबान जानवर के शरीर की थोड़ी सी गर्माहट चाहिए थी। यह वह दृश्य है जहाँ गरीबी इंसान और जानवर के बीच का अंतर मिटा देती है। दोनों बस जीवित रहने के लिए एक दूसरे का सहारा ढूंढ रहे थे। हवा का एक झोंका आया जो सीधे मड़ैया के भीतर घुस गया। हल्कू का रोम रोम काँप उठा। उसने सोचा, कैसे लोग हैं जिनके पास गरम लिहाफ होंगे, रुई के गद्दे होंगे, क्या उन्हें भी ऐसी ही ठंड लगती होगी? पर फिर उसने खुद को ही समझा लिया कि यह सब नसीब का खेल है। ठंड अब सहने की सीमा पार कर चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो नसों में रक्त जम गया हो और उसकी जगह बर्फीला पानी बह रहा हो। हल्कू ने अब हार मान ली। वह मड़ैया से बाहर निकला और पास के बगीचे की ओर बढ़ा। अंधेरी रात में पेड़ों के साए डरावने लग रहे थे,
लेकिन हल्कू को भूतों का नहीं, उस हाड़ कंपा देने वाली शीतलहर का डर था। उसने बगीचे में गिरी हुई सूखी पत्तियों को इकट्ठा करना शुरू किया। जबरा भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, मानो वह समझ गया हो कि मालिक अब कोई नया इंतज़ाम करने वाला है। हल्कू ने पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगाया और उसमें आग सुलगा दी। देखते ही देखते अलाव धधक उठा। उसकी लाल नारंगी लपटें अंधेरे को चीरने लगीं। हल्कू अलाव के पास बैठ गया और उसने अपने ठिठुरे हुए हाथों को आग के ऊपर फैला दिया। वह गर्माहट उसके शरीर के रोम रोम में बिजली की तरह दौड़ गई। देख जबरा, अब कैसी लग रही है ठंड, हल्कू ने गर्व से कहा। जबरा ने अपनी पूँछ हिलाई और अलाव की रोशनी में अपनी आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर पहले जो शरीर धनुष की तरह मुड़ा हुआ था, वह अब आग की तपन पाकर सीधा होने लगा। हल्कू के मन में एक अजीब सा उत्साह जाग उठा। वह अलाव को लांघने का खेल खेलने लगा। वह एक बार आग के इस पार से उस पार कूदा और हंसते हुए बोला, देख जबरा, आग भी अब मुझसे डरती है। लेकिन यह सुख बहुत छोटा था। जैसे जैसे पत्तियां जलकर राख होने लगीं, अलाव की रोशनी और गर्मी कम पड़ने लगी। राख के नीचे दबी हुई आग अब भी थोड़ी गर्माहट दे रही थी, पर बाहर फिर से वही पूस की जानलेवा ठंड खड़ी थी। हल्कू वहीं राख के पास बैठ गया। अलाव की गर्मी ने उसके बदन को ढीला कर दिया था और दिन भर की थकान अब उसकी आंखों में भारीपन बनकर उतर रही थी। वह चादर तानकर वहीं बैठ गया। उसे पता था कि उसे खेत पर वापस जाना चाहिए, पर उस राख की मध्यम सी गर्माहट ने उसे एक मीठी जड़ता में बांध दिया था। अलाव की आग अब बुझ चुकी थी, लेकिन राख की मध्यम गर्माहट ने हल्कू के शरीर में एक मीठी सुस्ती भर दी थी। वह चादर ओढ़कर वहीं बैठ गया। उसकी आंखें बंद होने लगी थीं, लेकिन उसका मन जाग रहा था। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी, खुरों की आवाज़। खेत के पास वाले बाड़ में कोई घुस आया था। जबरा, जो अब तक गहरी नींद में था, अचानक चौकन्ना होकर उठ बैठा। उसके कान खड़े हो गए और उसने ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया। वह खेत की ओर भागा, अपनी पूरी जान लगाकर भौंकने लगा ताकि उन जानवरों को डरा सके जो फसल चरने आए थे। हल्कू ने सुना, उसे स्पष्ट महसूस हुआ कि नीलगायों का एक झुंड उसके लहलहाते खेत में घुस गया है। उसे उनके फसल चरने की आवाज़ चर चर साफ सुनाई दे रही थी। उसका मन चीख कर कह रहा था, उठ हल्कू, उठ, तेरी साल भर की मेहनत बर्बाद हो रही है। उसने एक बार उठने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी चादर हटाई, पूस की बर्फीली हवा ने उसके शरीर को डंक मार दिया। वह दोबारा सिकुड़ कर बैठ गया। वह खुद को झूठा दिलासा देने लगा, शायद मेरा वहम है, जबरा है तो कोई जानवर कैसे घुस सकता है। जबरा पागलों की तरह पूरे खेत में दौड़ रहा था, भौंक रहा था, अपना धर्म निभा रहा था। लेकिन हल्कू, जो उस खेत का मालिक था, उस ठंड के डर से अपनी जगह से ना हिल सका। गरीबी और कड़ाके की ठंड ने उसकी इच्छा शक्ति को कुचल दिया था। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी फसल का उजाड़ना मंजूर था, पर उस जानलेवा ठंड में अलाव की गर्माहट छोड़ना मंजूर नहीं था। धीरे धीरे वह आवाज़ें भी धुंधली होने लगीं। नीलगायों ने पूरा खेत चर डाला, उजाड़ दिया। हल्कू वहीं राख की ढेर के पास चादर के भीतर दुबका हुआ गहरी और अचेत नींद में सो गया। यह नींद सुकून की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की मानसिक हार की नींद थी। अगली सुबह जब धूप काफ़ी ऊपर चढ़ आई, तब हल्कू की नींद खुली। सूरज की सुनहरी किरणें चारों ओर फैल चुकी थीं, लेकिन हल्कू के लिए इस रोशनी का कोई मोल नहीं था। वह उठा और उसने देखा कि उसकी पत्नी मुन्नी उसके सिर पर खड़ी है। उसके चेहरे पर गहरा दुख और चिंता थी। मुन्नी ने रोते हुए स्वर में कहा, क्या आज सोते ही रहोगे? पूरा खेत सत्यानाश हो गया। जाकर देखो, नीलगायों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। हल्कू उठा और अपने उजाड़ खेत की ओर देखने लगा। जहाँ कल तक लहलहाती फसल थी, वहाँ अब सिर्फ कुचले हुए पौधे और खाली ज़मीन बची थी। पूरा खेत चर लिया गया था। जबरा पास ही मरा हुआ सा पड़ा था। वह रात भर संघर्ष करते करते थक चुका था। मुन्नी की आंखों में आंसू थे। वह भविष्य के डर से कांप रही थी। उसने हताशा में कहा, अब मजदूरी करके लगान भरना पड़ेगा। भगवान जाने अब आगे क्या होगा। लेकिन यह कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो पाठक को झकझोर देता है। हल्कू के चेहरे पर उदासी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक गहरी और संतोषजनक शांति थी। उसने एक ठंडी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, मजदूरी तो करनी पड़ेगी, पर कम से कम अब इस कड़ाके की ठंड में रात को यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। पूस की रात हमें यह सोचने पर विवश करती है कि क्या हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहाँ न्याय और सुविधा केवल उनके लिए है जो कंबल खरीद सकते हैं। हल्कू की वह चैन की नींद दरअसल हमारी व्यवस्था की नींद पर एक गहरा तमाचा है।
यह कहानी चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि जब तक किसान को उसकी मेहनत का सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हल्कू जैसे पात्र अपनी फसल के उजड़ने पर मातम नहीं बल्कि आज़ादी का जश्न मनाते रहेंगे।